हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें हम आपको समझाए थे पहले ही कि ये जो पहला चैप्टर है इसके अंतर्गत हमें 5 यूनिट्स पढ़ना है टोटल, यानी इसके अंतर्गत 5 एक्सरसाइज हमें पढ़ना है, जिसमें यूनिट फर्स्ट के ए में हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन, यूनिट फर्स्ट के बी में पढ़ेंगे जल संसाधन, सी में पढ़ेंगे वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, डी में पढ़ेंगे खनिज संसाधन और लास्ट यूनिट फर्स्ट के ई में पढ़ेंगे शक्ति संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अभी पहला चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग समझ रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे यूनिट फर्स्ट के अब ए बी सी ऐसे करके अलग अलग एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो इसमें हम आपको पिछले क्लासेस में बता चुके हैं संसाधन क्या होता है, मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में कैसे है, संसाधन निर्माण में तकनीकों की क्या भूमिका होती है। साथ ही साथ हम आपको अब समझाए थे कि इस पृथ्वी पे प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखे हैं। अगर ये वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम संसाधनों का वर्गीकरण करने वाले हैं। संसाधन कितने प्रकार का होता है, अलग अलग आधार पर उसका वर्गीकरण करके और उसको समझा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि संसाधन को अगर डिवाइड करना हो, संसाधन का अगर वर्गीकरण करना हो रिसोर्सेज को, तो हम इसको अलग अलग खंड में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, संसाधन को बांटने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम 3 आधार बनाते हैं। हालांकि 3 से ज़्यादा आधार भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 जो प्रमुख आधार है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर संसाधन का वर्गीकरण करना है तब इसको हम 3 आधार पर बांट सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि संसाधन 3 प्रकार का होता, हम ये बोल रहे हैं कि संसाधन को 3 आधार पर हम बांट रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम यहाँ समझेंगे संसाधन को बांटा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है इसको हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। और फिर हम लोग जानेंगे कि अब स्वामित्व के आधार पर यानी ऑनरशिप के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार का होता है। इस तीनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक को कहते हैं जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अजैव संसाधन। अब इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैव संसाधन का मतलब कि वैसे संसाधन जो, देखिए, सजीव पदार्थों को, बहुत सारे सजीव पदार्थ है जिसका यूज हम लोग अपने संसाधन के रूप में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग के दैनिक जीवन में हमारे विकास के कार्य के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको हम जैव संसाधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब मनुष्य की अगर हम बात करेंगे, मानव संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो मानव भी एक संसाधन है, और चूंकि मानव सजीव है इसलिए मानव को जैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर इसके बाद अगर आगे चलें तो अब जो पशुधन है यानी पशुओं वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो फिर इसलिए उनको भी हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। अगर हम बात करें वनस्पतियों का यानी अलग अलग पेड़ पौधों का, तो वो भी सजीव पदार्थ हैं और चूंकि वो भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, तो इसलिए इन्हें भी अब जैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। अजैव संसाधन का मतलब होगा कि जितने सारे निर्जीव पदार्थ हैं लेकिन वो भी हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए उपयोगी जितने सारे निर्जीव पदार्थ हैं उन सबको हम अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि धरती के सतह के अंदर जितने सारे खनिज संसाधन अवेलेबल है वो सारे निर्जीव पदार्थ ही है, लेकिन सारे हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसको अजैव संसाधन कहेंगे। अब जितने सारे धातु और धातु जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं ये सब अजैव संसाधन के ही अंतर्गत आएगा। अब सोचिए, चट्टान वगैरह जो पाया जाता है इसका भी इस्तेमाल हम कई रूप में करते हैं, तब इसको भी हम अजैव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो ये तो एकदम आसान था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, बट ये दोनों काफी अच्छा से समझना आपको। तो देखिए, उपयोगिता के आधार पर अगर देखा जाए तो अब उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और उपयोगिता के आधार पर अब जो दूसरा संसाधन होता है उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अभी दोनों को समझिए ध्यान से।
अनवीकरणीय संसाधन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्पस से भी पूछा जाता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, या कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है और कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या होगा कि वैसा संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य होता है, वैसा संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैसे संसाधन जिसे विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक विधियों की सहायता से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः उसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी पुनः उसकी प्राप्ति किया जा सकता है, उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है। अब दूसरे तरीका से अगर समझे तो हम ये बताएंगे कि वैसा संसाधन जिसको एक बार यूज कर लेने के बाद वो खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहता है, किसी न किसी मेथड से उसे हम दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे संसाधन को ही नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको समझा दें। जैसे हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो सूर्य से जो हमें एनर्जी प्राप्त हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा छुपा हुआ रहता है, सूर्य के प्रकाश से हमें जो एनर्जी मिलता है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। और हमें पता है सूर्य जो है ऊर्जा का एक तरह से देखा जाए तो अपार संसाधन, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में सौर ऊर्जा जो है इसको नवीकरणीय संसाधन माना जाएगा। वैसे ही अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो सोचिए, हवा जो चलता है उस हवा के माध्यम से भी अब एनर्जी बनाने का काम किया जाता है। तो ये जो पवन ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। वैसे ही अगर जल संसाधन की भी बात करें या अब मिट्टी की भी बात करेंगे तो अभी यह भी जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। हालांकि हमें कहा जाता है कि जल का संरक्षण करना चाहिए, मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए हर संभव उपाय करना चाहिए। जल को बचाए रखने के लिए, जल के लेवल को बरकरार रखने के लिए हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। अब सोचिए, जल जो है, हम लोग जो जल का यूज कर लेते हैं, अब फाइनली जल बहकर नदी में, तालाब में, समुद्र में मिल जाता है और फिर वाष्पित होकर और जल वाष्प के रूप में बदलकर फिर वायुमंडल में मिलता है, फिर वही जल वाष्प अब बारिश के रूप में धरती पर आता है। तो जो जल हम लोग यूज कर लिया, ऐसा थोड़ी है वो जल हमेशा के लिए समाप्त हो गया, फिर दोबारा से हम उसको अपने इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। ठीक है। मिट्टी में भी वही चीज़ है, एक जगह से मिट्टी स्थानांतरित हुई तो दूसरी जगह तो मिट्टी पहुंची। ठीक है। तो अब इसलिए इन सारे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन की बात किया जाए तब यहां पे समझना है वैसे संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य नहीं होते हैं, वैसे संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य नहीं होते हैं। ठीक है। पुनः पूर्ति योग्य जो नहीं होते हैं। और दूसरी चीज कि जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा, मतलब ये जो भी मेथड्स हम लिखे हैं, भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा या यांत्रिक विधि द्वारा, इसे फिर से प्राप्त करना संभव नहीं है, इसे पुनः प्राप्त करना कठिन है, इसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो अब ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है। अब एक दूसरी चीज यहाँ पे आपको समझना है अनवीकरणीय संसाधन के बारे में कि ऐसे संसाधन हैं जिसका संरक्षण किया जाना जरूरी है। सोचिए कि इस अनवीकरणीय संसाधन के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष जो है लग जाते हैं और लाखों वर्ष के बाद अब ऐसे संसाधनों का निर्माण होता है। और अगर ये संसाधन जो है एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा से इसको प्राप्त करने में फिर लंबा समय लगेगा। उतने समय के बाद, जटिल प्रक्रियाओं के बाद फिर ऐसे संसाधनों का निर्माण होगा। तो इसलिए अब ऐसे संसाधनों का संरक्षण किया जाना काफी आवश्यक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं तो जो जीवाश्म ईंधन की बात आप सुनते हैं, ये सारे जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। और जीवाश्म ईंधन में अगर देखा जाए तो 3 प्रमुख टर्म्स जो है इसमें शामिल होते हैं। इसमें अगर देखा जाए
तब हम कोयला को शामिल करते हैं। इसमें देखा जाए तो अब पेट्रोलियम को शामिल किया जाता है। जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस, इसको भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो देखिए, पृथ्वी के सतह के अंदर कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का एक निश्चित भंडार है जिसका यूज हम लोग दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं। अगर ये लगातार इसका निकासी हम लोग करते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सारा का सारा खत्म हो जाएगा और तब पृथ्वी पर जो उपस्थित जीवधारी है उनके लिए एक मतलब बड़ा संकट के रूप में हमें उस एक बड़े संकट को झेलना पड़ जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे अनवीकरणीय जो संसाधन है जिसको फिर से प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, एक बार जो समाप्त हो गया वो समाप्त हो ही गया, उसको दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण किया जाना काफ़ी आवश्यक है। अगर वहीं हम खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन भी अनवीकरणीय संसाधन का ही उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि हम लौह अयस्क की बात करते हैं तो भारत में जो लोहा का भंडार है, लोहा का खनिज है या एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, बॉक्साइट वगैरह, ये सारे चीज़ जो है सीमित मात्रा में है, यानी उसका एक मतलब निश्चित मात्रा है। अगर वह हम लोग उसका निकासी करते रहे, उसको निकालते रहे खद्यानों से, तो कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से, हमें सोच समझ कर और बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐसे संसाधनों का यूज करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में भी किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं कि संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर दो भाग में बांटा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और ये दोनों पॉइंट को हम समझाएं। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर अगर हम समझें तो संसाधनों को चार भाग में बांटा जाता है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो यह भी एक लंबा जो है कॉन्सेप्ट है आपका, तो अब इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। स्वामित्व के आधार पर जो चारों संसाधन है उसको अगले वीडियो में समझाएंगे। आज हम इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा से समझ में आया होगा।